वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सीटेट के 2022 में हुए हिंदी के एग्ज़ाम के सभी पीवाईक्यू प्रश्नों की। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी और इसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी क्या है? क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले उसका परिचय जानते हैं। आखिर हिंदी का परिचय क्या है? तो दोस्तों, हिंदी हमारी राजभाषा है। यानी हिंदी की पहली परिभाषा आपको यह याद रखनी है कि हिंदी क्या है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है और बहुत सारे क्षेत्रों की यह मातृभाषा भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर परिभाषा पूछी जाए कि हिंदी क्या है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है। यहाँ नंबर पॉइंट में लिखे हुए कुछ बातें हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। यानी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हिंदी राजभाषा है। अगर हिंदी की बात करें हमारे संविधान में, तो इसकी चर्चा 8वीं अनुसूची में की गई है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि हिंदी को कहाँ रखा गया है, तो हिंदी को संविधान में 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। इसके अलावा हिंदी को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो हिंदी को 343 क या ए में रखा गया है और इसे कार्यालयी भाषा भी कहा जाता है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी सारे काम हिंदी भाषा में ही काम होते हैं। अगर हिंदी दिवस की बात करें तो हमारे देश में यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इससे जुड़े इतने सवाल आ सकते थे जो मैंने आपको बता दिया। दोनों पार्ट वीडियो को पूरा देखें और आपका हिंदी इन्हीं 2 वीडियो से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप 15 में 15 अचीव कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगर हिंदी की परिभाषा की बात की जाए कि हिंदी कैसी व्यवस्था है, तो हिंदी नियमबद्ध व्यवस्था है, या यह भी ऑप्शन में दे सकता है कि हिंदी व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। नियमबद्ध व्यवस्था कहने का मतलब है कि हिंदी क्या है? तो हिंदी व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। इस बात को भी ध्यान रखें। यह भी परिभाषा याद रखें कि हिंदी कैसी व्यवस्था है? तो नियमबद्ध व्यवस्था है या हिंदी व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। दोनों बात को ध्यान में रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा क्या है? यानी भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान, यानी अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे के विचारों को समझना, यही संप्रेषण है। तो भाषा किसका माध्यम है? तो भाषा संप्रेषण का माध्यम है। अगर भाषा के रूपों की बात करें तो भाषा 2 तरह का होता है, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या भाषा अस्थाई होता है, तो नहीं, भाषा अस्थाई नहीं होता है। बल्कि भाषा कैसा होता है? तो भाषा अस्थाई होता है। इस बात को ध्यान रखिए, यह भी पूछा हुआ प्रश्न है कि भाषा कैसा होता है? तो भाषा अस्थाई होता है, समय के अनुसार यह बदलते रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा कितने तरह का होता है? तो भाषा दोस्तों 2 तरह का होता है। एक होता है औपचारिक भाषा और दूसरा होता है अनौपचारिक भाषा। औपचारिक भाषा का मतलब क्या है? तो औपचारिक भाषा का मतलब है स्कूल की भाषा, कोचिंग की भाषा या ऐसे संस्थानों की भाषा जो नियम से बंधे हुए हों। जबकि अनौपचारिक भाषा का मतलब है समाज की भाषा, जिस भाषा में हम दोस्तों से बातचीत करते हैं, जिस भाषा में हम फ़ोन पर बात करते हैं, ये अनौपचारिक भाषा है। जबकि स्कूल और नियमों से बंधी संस्था की भाषा औपचारिक होती है। तो इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, भाषा अर्जन क्या है? तो सबसे पहले तो आप यह जानें कि अर्जन का मतलब क्या होता है। तो अर्जन का मतलब होता है ग्रहण करना। अर्जन का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। और ग्रहण करने का मतलब है कि यह जो होता है प्रक्रिया, वो अवचेतन मन में होता है। यानी इस समय अवचेतन मन का क्या मतलब है? तो ऐसा मन जो सोच समझ कर कोई काम नहीं करता है। और
स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी अपने आप हो जाता है। जैसे अगर हम जंगल में रह रहे हैं तो हम जंगल के भाषा का अर्जन कर लेंगे। अगर हम विदेशों में रह रहे हैं तो हम विदेशों के भाषा को ग्रहण कर लेंगे, यानी हम जैसा जहाँ भी रह रहे हो वहाँ के भाषा का ग्रहण हम कर लेंगे। यही भाषा अर्जन है। तो इसमें क्या क्या याद रखना है? तो भाषा अर्जन अवचेतन मन में होती है या स्वाभाविक प्रक्रिया है। और भाषा अर्जन से जुड़ा हुआ कौन सा मनोवैज्ञानिक है? तो भाषा अर्जन देने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है चॉम्स्की। यानी भाषा अर्जन सिद्धांत को किसने दिया था? तो चॉम्स्की ने दिया था। एक बात दोस्तों और याद रखें भाषा अर्जन के बारे में, कि जो भाषा अर्जन होती है वह कैसी प्रक्रिया है? स्वाभाविक तो है ही, साथ ही यह मातृभाषा में होती है। इस बात को भी ध्यान रखें कि अर्जन भाषा अर्जन जब भी होती है तो यह मातृभाषा में होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है यानी जैविक रूप से होती है। जन्मजात को ही हम लोग जैविक रूप से कहते हैं। यानी भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, जैविक रूप से होती है। यह बात किसने कही थी? तो यह बात चॉम्स्की ने कही थी। यानी भाषा अर्जन की क्षमता जन्म से होती है, जैविक रूप से होती है। ये किसने कही थी? तो चॉम्स्की ने कही थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चॉम्स्की ने भाषा पर क्या योगदान दिया था? तो चॉम्स्की ने माना था कि बच्चों के मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण होता है। यानी बचपन से ही बच्चों के मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण होता है और बच्चे शुरू से ही यानी प्रारंभ से ही बहुभाषी होते हैं। यानी बच्चे बहुत सारी भाषाओं को सीख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, चॉम्स्की ने एलएडी के बारे में क्या बताया था? तो एलएडी का मतलब होता है लर्निंग एक्वाइजेशन डिवाइस, यानी अधिगम ग्रहण यंत्र, यानी जिसके द्वारा हम आसपास के परिवेश से भाषा को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका विश्वास है कि भाषा जन्मजात रूप से सीख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे सहज ज्ञानवाद कहते हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको एज अ समरी दिया जा रहा है, तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आपका विश्वास है जब यह टर्म जुड़ जाए और तब पूछे कि भाषा जन्मजात रूप से सीख सकते हैं, तो यह क्षमता सहज ज्ञानवाद है। अगर सिर्फ इतना पूछे कि भाषा जन्मजात रूप से सीखते हैं ये किसने कहा था, तब चॉम्स्की होगा। इन दोनों में अंतर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा क्या है? यानी मातृभाषा वह भाषा है जिसमें हम अपने पहली भाषा को अर्जित करते हैं। यानी कोई भी बच्चा, कोई भी शिक्षार्थी अपने पहले भाषा को मातृभाषा में ही अर्जित करता है। इसका मतलब है हमारे आसपास की भाषा, घर की भाषा, परिवेश की भाषा, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसकी भाषा। यानी भाषा मातृभाषा से हमारा क्या मतलब है? जिसमें हम भाषा अर्जन करते हैं, हमारे आसपास की भाषा, घर की भाषा, हमारे परिवेश की भाषा। और यह कहा भी गया है कि 1 to 5 तक यानी प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर सभी शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। एनसीएफ वगैरह ने तो यह सुझाव दे दिया है कि मातृभाषा में ही 1 से लेकर 8 क्लास तक की सभी शिक्षा होनी चाहिए। वीडियो पर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए? तो आपको पहले ही बता दिया गया कि प्राथमिक स्तर मतलब 1 to 5, और इसमें जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो मातृभाषा पर आधारित होना चाहिए। यानी प्राथमिक स्तर पर शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए और उसके बाद हम दूसरी भाषाओं का अधिगम करेंगे। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। भाषा अधिगम क्या है? तो अधिगम का मतलब होता है औपचारिक रूप से सीखना। या औपचारिक रूप का मतलब क्या है? नियम के द्वारा सीखना, शिक्षक के रहने पर सीखना, नियंत्रित वातावरण में सीखना, पाठ्य पुस्तक की मदद से सीखना, पाठ्य चर्चा का होना। यानी भाषा अधिगम में सभी तत्व शामिल है, जिसमें शिक्षक का होना, पाठ्य चर्चा का होना, एक करिकुलम का होना, एक विधि का होना, सभी शामिल है। और ये हमेशा नियंत्रित परिवेश में होती है, जैसे स्कूल की शिक्षा। इस बात को याद रखें। और भाषा अधिगम में हम कौन सी भाषा सीखते हैं? तो इस बात को ध्यान रखें
कि भाषा अधिगम में हम दूसरी भाषा सीखते हैं, क्योंकि पहली भाषा तो हमारी मातृभाषा होती है जो हम अर्जन में सीखते हैं। इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत बंडूरा ने दिया था। हमेशा याद रखें कि जब भी सामाजिक के साथ अधिगम आएगा तो उसका राइट आंसर बंडूरा होगा, ना कि वाइगोत्स्की। लोग ज़्यादातर सामाजिक देखकर ही वाइगोत्स्की लगा देते हैं, जो गलत हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये वाला क्वेश्चन, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था। वाइगोत्स्की ने हमेशा समूह, जोड़े, समाज, इन सब की बात की है। यानी जब भी ऑप्शन में वाइगोत्स्की आए, आप समूह, जोड़े, समाज, इन सब को देखकर उस ऑप्शन को सही कर दें, क्योंकि वाइगोत्स्की ने ही समूह जोड़े की अवधारणा दी थी। इसके अलावा जेडपीडी की अवधारणा भी इन्हीं के द्वारा दी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोधगम में निवेश क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि बोधगम में निवेश किसने दिया था? तो यह स्टीफन क्रेसन ने दिया था। यानी इस बोधगम में निवेश के जो जनक हैं, जो खोजकर्ता हैं, वो स्टीफन क्रेसन है। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने I+1 का सिद्धांत दिया था। इसका मतलब क्या है कि पहले भाषा सीखिए और फिर इसके एक स्तर ऊपर का भाषा का उपयोग सीखिए। इसे ही कहा जाता है I+1, जिसे स्टीफन क्रेसन ने दिया था। जैसे पहले हम हिंदी भाषा सीखते हैं और फिर उसके एक स्तर पहले हम हिंदी भाषा सीखते हैं और फिर उसके एक स्तर ऊपर जुटकर हम नोवेल, कहानियाँ, ये सब लिखना शुरू कर देते हैं। तो यही बोधगम में निवेश है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त्रुटियाँ क्या हैं? त्रुटियाँ, भ्रांतियाँ, ये सब क्या है? तो इस बात को ध्यान रखें कि त्रुटियाँ क्या होती है, भ्रांतियाँ क्या होती है। ठीक है, तो त्रुटियाँ क्या हैं? तो त्रुटियाँ अधिगम का संकेतक है। इस बात को ध्यान रखें कि त्रुटियाँ क्या हैं, तो अधिगम का संकेतक है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी अपने आप से होती है। अगर बच्चे सीखेंगे तो गलती होगी ही होगी, और यह पॉजिटिव है। बच्चों की त्रुटि होने पर हमें लाल पेन से शिक्षक के रूप में घेरा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह तरीका अनुपयुक्त है, यानी गलत है। इससे बच्चे की मानसिकता कमज़ोर हो सकती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल है, बहुभाषिकता क्या है? तो सबसे पहले बहुभाषिकता को समझें। जब बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं तो उनकी मातृभाषा भी अलग अलग होती है। तो एक शिक्षक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम सभी के मातृभाषा का सम्मान करें, उन्हें अब उनकी बोली में बोलने का मौका दें। यानी बहुभाषिकता को क्या मानना है? तो बहुभाषिकता को एक संसाधन मानना है, जिसमें होता क्या है, तो शिक्षक सभी के मातृभाषा का सम्मान करते हैं। और इसमें होता क्या है, तो बच्चे पहले तो मातृभाषा से शुरू करते हैं और अनेक भाषाओं को, दूसरी भाषाओं को सीखते हैं। यानी बहुभाषिकता में हम क्या करते हैं? तो बहुभाषिकता में हम सभी की मातृभाषा का सम्मान करते हैं, उन्हें बोलने का अवसर देते हैं, ताकि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास अच्छे से हो सके। और इसे कभी भी चुनौती या निरर्थक नहीं मानना है। इसे मल्टी लैंग्वेज भी कहते हैं। बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी क्या है? यानी यहाँ अंग्रेजी के परिभाषा की बात कही गई है। तो अंग्रेजी को सह कार्यालयी भाषा का दर्जा प्राप्त है, और इसे किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को रखा गया है। बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की ओर। पार क्या है? यानी ढांचा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई पेंटर पेंटिंग कर रहा है तो वह कृत्रिम या कुछ देर के लिए ऐसी सीढ़ियाँ बनाता है जिससे वो ऊंची बिल्डिंगों पर पेंट कर सके। तो वो क्या है? एक तरह से ज़रूरत पड़ने पर दी गई सहायता है। तो यही सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था। पार की अवधारणा, यानी बच्चों को जब ज़रूरत पड़े तो उसको उपयुक्त सहायता दे, लेकिन यह हमेशा पूर्व नियोजित होता है। यानी इसकी जो प्लानिंग होती है वो पहले से होती है। यानी ये जो पार या ढांचा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्केप फोल्डिंग कहते हैं, तो ये हमेशा पूर्व नियोजित होती है। यानी इसको पहले से प्री प्लान करके रखा जाता है।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा रुकावट के लिए खेद है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है भाषा कित कौशल के बारे में कितने तरह का होता है। तो अगर भाषा कौशल की बात करें तो भाषा कौशल 4 तरह का होता है। और कौन कौन सा होता है, तो LSRW, यानी ये क्रम है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। यानी भाषा कौशल 4 तरह का होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको हमेशा आप याद रखें। बात कर रहे हैं यानी भाषा कौशल की, तो 4 तरह का होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 कौशल है। और ये चारों कौशल अंतर संबंधित होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और क्रम में सीखे जाते हैं। मतलब ये क्रम में तो होते हैं लेकिन बच्चा इसे क्रम में ही सीखे यह कोई ज़रूरी नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भाषा के उप कौशल कितने हैं। तो भाषा के कौशल को 2 उप कौशल में बांटा गया है, उत्पादक कौशल और गणनात्मक कौशल। यानी भाषा के उप कौशल कितने हैं, तो भाषा के उप कौशल 2 हैं, एक उत्पादक कौशल और दूसरा है गणनात्मक कौशल। उत्पादक कौशल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे अभिव्यक्तात्मक कौशल भी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें कि इसे अभिव्यक्तात्मक कौशल भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा के उत्पादक कौशल का मतलब क्या है। तो उत्पादक कौशल का मतलब है जो जो कौशल दूसरों को मदद करता है, जैसे बोलना और लिखना। जब भी हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो या तो बोलकर सिखाते हैं या लिखकर सिखाते हैं। यानी वैसा कौशल जो दूसरों के लिए काम में आए उसे भाषा का उत्पादक कौशल कहते हैं, और या अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं, जैसे बोलना और लिखना। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 23वां प्रश्न है भाषा के गणनात्मक कौशल कौन कौन है। तो सुनना और लिखना। गणनात्मक कौशल का मतलब क्या है, वो कौशल जिसमें हम खुद सीखते हैं। तो हम खुद कैसे सीख सकते हैं, तो सुनकर और लिखकर। यानी हम सुनकर और लिखकर खुद से सीख सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि भाषा कौशल 4 तरह का होता है लेकिन भाषा उप कौशल 2 तरह का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलने के कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो बोलने के कौशल में सबसे महत्वपूर्ण है संदर्भ और स्थिति के अनुसार बोलना। यानी जिस तरह का सिचुएशन है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार बोलना अगर आपको आता है मतलब है कि आप बोलने के कौशल में निपुण या दक्ष हो चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखने के कौशल में क्या महत्वपूर्ण है। तो लिखने के कौशल में सबसे महत्वपूर्ण है अपने मौलिक विचारों में लिखना। यानी अगर आप अपने शब्दों में लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको लिखने का कौशल आ गया है। यानी आप अपने विचारों में किसी बात को लिख रहे हैं। जैसे अगर आप नैनीताल घूमने गए और उसे उसका वर्णन अपने शब्दों में कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप में लिखने का कौशल आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भाषा के सभी कौशल में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कौशल होता है। तो सुनना, क्योंकि यह मस्तिष्क के क्षमता से जुड़ा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पढ़ने के कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो पढ़ने के कौशल का सबसे महत्वपूर्ण काम है अर्थापन करने आना चाहिए। मतलब आपको अर्थ निकालने आना चाहिए और बोध आना चाहिए। यानी जो आप पढ़ रहे हैं उसे समझना भी आना चाहिए और अर्थापन करने यानी उसका अर्थ निकालने भी आना चाहिए। अगर पढ़ने के कौशल की बात करें तो पढ़ने के कौशल में पहला होता है मौन पठन। मौन पठन का क्या मतलब है, तो मौन पठन का मतलब है कि मन में पढ़ना। और यह पठन कौन करते हैं, तो वैज्ञानिक लोग, या इसे गंभीर पठन भी करते हैं। बच्चों के लिए यह पठन उपयोगी नहीं है। एक होता है सस्वर पठन। सस्वर पठन का मतलब होता है सस्वर पठन। तो सस्वर पठन का क्या मतलब होता है, सस्वर पठन का मतलब होता है बोल बोल कर पढ़ना। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो फिर आएगी तो उसको ज़रूर देखें।